अब पता नहीं कितने कुरान से मैंने निकाल कर हल बताए हैं मुख्तलिफ इलाकों के लिए, मुख्तलिफ जगहों के लिए। कम से कम आपको कुछ नहीं तो इतना मालूम हो जाए कि ये कुरान का मौजूदा है कि वो हर दौर के अंदर, हर जगह, हर मौके पे, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कौमें हो, कोई बड़ा वाक़या पेश आता है, कुरान बताता है कि सिर्फ ये कि उसको आज के हालात में रखकर पढ़ लीजिए, बजाय इसके कि ये कहें कि ये कब क्या हुआ था, तो कब ये आयत नाज़िल हुई। इसे कहते हैं ज़माने नुज़ूल या शान नुज़ूल। आपका शान नुज़ूल जो है, ज़माने नुज़ूल आज का दौर है आपके लिए, और शान नुज़ूल आपकी ज़रूरतें, आपके मसाइल, ये शान नुज़ूल है। कुरान आज भी नाज़िल हो रहा है, हर दौर में नाज़िल होता चला जाएगा, अल्फाज नहीं बदलेंगे, एक लफ्ज़ भी, एक हर्फ भी नहीं बदलेगा, नुज़ूल जारी रहेगा क़यामत तक। यह है कुरान का मौजूदा, वो मानी का नुज़ूल होगा, हर दौर में अप्लाई होगा, हर दौर के अंदर अपने मुख्तलिफ आयात मुख्तलिफ अंदाज में गाइडेंस देंगे। अल्फाज वही हैं और गाइडेंस देती चली जा रही है मुख्तलिफ तरह के हालात के ऊपर। आपने कभी सोचा कि मीज़ोरम और आसाम में जो गड़बड़ है, कुरान उसके लिए क्या हल पेश कर रहा है? Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, व अशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, मुल्क की तारीख़ में एक बड़ा शर्मनाक वाक़या हुआ, एक बड़े मुल्क, एक ताकतवर मुल्क की तारीख़ में। इतवार पीर की रात से शुरू हुई उसकी तफसीलात, और फिर वो यानी 25-26 जुलाई के दरमियानी रात से फिर 26 जुलाई की शाम तक खबरें लोगों के सामने आई। जमकर लड़ाई हुई आसाम पुलिस और मिज़ोरम, दो रियासतें जो इंडियन स्टेट्स हैं, मिज़ोरम की पुलिस ने लाइट मशीन गन्स का इस्तेमाल किया मिज़ोरम पुलिस ने, और 6 इनके जवान मार दिए आसाम पुलिस के। एक शहरी को भी गोली लगी और वो भी ख़त्म हुआ। 50 से ज़्यादा शहरी भी हैं उसके अंदर, पुलिस वाले हैं बड़ी तादाद के अंदर जो जख्मी हुए। ये मिज़ोरम और एक नागालैंड, इनमें कबायली रहते हैं, और असल में तो ये नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं शुमाल में, उसमें आसाम को छोड़कर बाकी सब जगह पर कबायली ही रहते हैं। अरुणाचल है, ये नागालैंड और मिज़ोरम के अलावा, या अरुणाचल ये पहले नेफा कहलाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। तो अरुणाचल है एक स्टेट है, मणिपुर है और मेघालय है, ये छोटी छोटी सी बहुत सी स्टेट्स बनी, ये सब पहले आसाम में थी। इनमें सब में कबायली रहते हैं, उनका अपना एक कल्चर है, अपना खाना पीना है, अपना रहन सहन का अंदाज है, और वो ये पसंद नहीं करते कि उनके कल्चर में किसी भी तरह की तब्दीली हो, इसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसमें वो लोग, नागालैंड वाले और मिज़ोरम वाले, ये चाहते थे, यानी ज़्यादा जो वो तहरीकें शुरू हुई जिन्होंने कहा कि हम इस मुल्क में ही नहीं हैं, इससे आज़ाद होना चाहते हैं, या हमें टोटल इसके अंदर इंडिपेंडेंस दो, मुकम्मल आज़ादी दो स्टेट के अंदर। तो ये नागा उस ज़माने में ये नागा बागी कहलाते थे 1970s में, 1960s में, और मीज़ो बागी। इनकी तहरीकें थी, बड़ी बड़ी खबरें आती रहती थी कि अब छापा मारा उन्होंने, छापा मार तहरीकें थी। नागा बागियों ने तो एक उल्फा नाम था उसका, अपनी एक अंडरग्राउंड हुकूमत कायम कर ली थी कि यहाँ से तो नई दिल्ली के नुमाइंदे बैठे हुए वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से या गवर्नर की हैसियत से, और खुद उनकी जो है पैरेलल हुकूमत चल रही थी, और वो अंडरग्राउंड थे, उन्हें आर्मी ढूंढती रहती थी। सेंसिटिव इलाके हैं,
एक तरफ बांग्लादेश से मिलती है सरहद, एक तरफ बर्मा से या म्यांमार से मिलती है, उधर चाइना से मिलती है। इनको अगर आप इन लोगों को, इन कबायलियों को देखें, उनके रहन सहन को देखें, रहन सहन तो बात को, शक्ल सूरत को देखें, तो वो बिल्कुल अलग नजर आते हैं। यानी उनकी शक्ल सूरत सही मानो में तो म्यांमार वालों से ज़्यादा मिलती है बजाय इसके कि इंडियन से मिले। मामूली सा फर्क यहाँ पर बाकी दूसरी स्टेट्स के लोगों की शक्ल सूरत में भी होता है, लेकिन इन सब से वो बिल्कुल अलग नजर आएंगे, ये जो ट्राइबल्स हैं, और उनके फीचर्स जो हैं वो उनसे ज़्यादा मिलते हैं। तो इनकी अपना एक अलहदा, सबकी अपनी अपनी, और वो अपनी अलहदा शनाख्त को कायम रखना चाहते हैं हमेशा। ये हर जगह पर ऐसे हुआ है। एबोरिजिन्स कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कि पुराने यहाँ के निवासी जिनको हल्के हल्के करके ख़त्म कर दिया गया, आज तक वो जितने भी बचे हैं वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त अलग चाहते हैं। स्टेट्स ये समझती हैं या हुकूमतें ये समझती हैं कि इनको तालीम कम है, ज़रा इनमें पिछले बहुत रह गए हैं, ये जंगली हैं, इनको अगर एजुकेट कर दिया जाए और इनके यहाँ तरक्याती काम किए जाएं तो ये मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे सबके साथ में। इनमें अलहदगी पसंदी, सेपरेटिज्म का रुझान नहीं बचेगा। ये जितना ऐसी कोशिश करती है उतना टकराव होता है। मुखालिफ वो इसके नहीं है, इसे समझ लें खूब। जिस जगह पर हमारी इंडियन स्टेट ये गलत करती रही और गलत करती है, चाहे यहाँ का मामला हो, चाहे वो झारखंड का और उन कबालियों का मामला हो जो नक्सलाइट्स हो गए, नक्सलवाद की बात है, वो भी कबायली हैं। और इनकी आज तक ये समझ में नहीं आया, करते हैं बात आपस में, कहते हैं ये चाहते क्या हैं, बस निकल के मारते हैं, चाह क्या रहे हैं, कुछ बताएं तो डिमांड पूरी कर दी जाए। डिमांड लेकर उनका उस इलाके के जो ट्राइबल्स हैं, रांची और उनके पास के इलाकों के, उनका पूरा एक डेलीगेशन नई दिल्ली में बैठा रहा बहुत दिनों। जो वो चाहते हैं तरक्याती, वो तरक्याती कामों को चाहते हैं, डेवलपमेंट को चाहते हैं, वो चाहते हैं एजुकेशन को, जो उनके लीडर्स हैं, लेकिन उनके कल्चर से कोई छेड़छाड़ ना करे, उसमें दखलंदाजी नहीं करे, दरअसल वो उनके अपने कंट्रोल में हो। जो तरक्याती कामों के लिए उनको बता दिया जाए वो करेंगे। एजुकेशन के अंदर ये ना हो कि ये सेंटर ये कहे कि साहब ये किताबें, उसके अंदर ये हिस्ट्री होगी, ये सब इतिहास होगा, जैसे यहाँ कर लेते हैं ना, जो भी गवर्नमेंट आती है अपने हिसाब से वो इतिहास बदलती है, तो ये सब नहीं होगा। वो कहते हैं हमारा अपना एक इतिहास था, हम तो दबाव को चल लिए गए, अब उनके नाम नहीं आते जो बहुत बड़े कभी हम लोग रूलर्स थे, ये उनका कहना है। वो सब गायब करके अब दूसरा इतिहास में दिया जाता है या हिस्ट्री दी जाती है। बात वहाँ की नहीं, असल में तो बहुत से मसाइल एक जैसे हैं और बात चीज़ें एक जैसी इधर से, जैसे कश्मीर कुछ मिलती जुलती है, सब नहीं। बहरहाल वाक़या यहाँ का है ये। मिजोरम पुलिस ने, उनका कहना है पहला फायर इधर से हुआ आसाम पुलिस की तरफ से, और उसके बाद फिर उन्होंने खाली अपनी पुलिस गन से फायरिंग नहीं की, लाइट मशीन गन्स आ गई, पुलिस के पास तो नहीं होती, लाइट मशीन गन्स आ गई और लाइट मशीन गन से फायरिंग की और इनके पुलिसमैन मारे गए और शहीद और जख्मी बहुत बड़ी तादाद में लोग, 6 पुलिसमैन मारे गए और 1 शहीद। ये इतवार और पीर की रात को शुरू हुआ ये वाक़या। 2 बजे रात को सबसे पहले उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया मिजोरम के चीफ मिनिस्टर, इनके आसाम के चीफ मिनिस्टर के नाम के, माननीय फौरन कोई एक्शन लीजिए। और बहुत जैसे एक दूसरे को एड्रेस किया जाता है, चीफ मिनिस्टर दूसरे को करता है, बिल्कुल उसी दबान में। आसाम पुलिस जो है वो घुसाई है हमारे इलाके के अंदर, हमारी सरहद के अंदर, और वहाँ पर वो चौकी वौकी पे कब्जा कर रही है। वो इनसे कहिए कि फौरन अपने एरिया में वापस जाए। फिर उसके आधे घंटे बाद फिर उन्होंने ट्वीट किया, फिर अब ये ट्वीट इन्होंने कुछ जवाब दिया जो कुछ कि ये तो हमारा इलाका है और जैसे तय हुआ है हम वो स्टेटस को बरकरार रहेगा, यानी स्टेटस को ऐसे कहते हैं जो जहाँ है वहीं रहेगा। वहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई मकामी,
इन्होंने लाठीचार्ज किया। बहुत 100% सही इत्तलात के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन जितनी खबरें आ रही हैं उससे जो कुछ नतीजा निकलता है, इनकी पुलिस जो पहुंच गई थी उसने लाठीचार्ज किया। आसाम पुलिस ने हवाई फायर किया होगा, जो कुछ भी किया होगा, उनका कहना है कि फायरिंग इन्होंने स्टार्ट की। और फिर उनकी पब्लिक आ गई बहुत, मिजोरम की, वो सब कबायली हैं, पब्लिक भी आई और पुलिस भी आई और बाकायदा जंग हुई बहुत देर तक। ऐसा कि तड़ता तड़ता लाइट मशीन गन, वो उसके लोग तो हर जगह क्लिप बना लेते हैं, वो सब आए हैं सामने निकल कर कि वो फायरिंग बस ऐसी है कि लगातार जारी है। इन दो चीफ मिनिस्टर्स के दरमियान 3 घंटे आपस में बातचीत होती रही और अपने हर ट्वीट को दोनों प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर को टैग करते रहे। ये खबर हम उन्हें भी दे रहे हैं कि हमने ये इनके इस स्टेट के मुख्यमंत्री या वजीर आला से ये कहा है। वो भी उनको टैग करते रहे कि ये खबर हम आपको भी पहुंचा रहे हैं कि हम इनको ये जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब सेंटर को पल पल की खबर पहुंचती रही। ये चीजें, ये गोलीबारी और ये सब तो शुरू हुआ दिन में, जब वो 3 घंटे की बातचीत के बाद फिर वो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर छोड़ गए। ये करते रहे ट्वीट उनके नाम, लेकिन वो छोड़ गए, कहा इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं, ये अंदाज ये था छोड़ देने का। फिर इन्होंने फोन वोन भी किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। इस दरमियान में वहां पर दोनों इलाकों के दरमियान में सीआरपीएफ की 2 चौकियां थी, अभी तो सेंटर की है। आसाम पुलिस सीआरपीएफ की चौकियों को पार करके वहां पहुंची थी, जो आसाम पुलिस पहुंची थी। और जब सीआरपीएफ की 2 चौकियां वहां मौजूद हैं तो दोनों अपने जो भी दावे करते हो, दोनों अपने जो भी बयान देते हो, लेकिन सेंटर के पास एक न्यूट्रल गैर जानिबदार अपनी भी एक सोर्स थी कि वहां से जाहिर बात है कि वो सब बड़े सोर्स हो नहीं रहे, ये जो आपस में जंग चल रही है वहां, तो सही इंफॉर्मेशन क्या है, किसने पहले गोली चलाई, कौन कहां से आ गया, रात की तारीकी में किसने कब कैसे हमला किया, ये सब खबरें देने वाली वहां पर सेंटर की फोर्स मौजूद है। तो इसका मतलब खबर तो एक एक पल की पहुंच रही है वहां सेंटर को। इस वाकये से 2 दिन पहले होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने दौरा किया था इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का। 8 स्टेट्स हैं टोटल आसाम को मिलाकर। शिलोंग के अंदर सबके साथ मिलाकर एक मीटिंग हुई, खाना वाना भी उन्होंने उनके साथ में खाया और आने के बाद उन्होंने बयान दिया कि वहां तो बिल्कुल मुकम्मल पीस है इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इन सारी स्टेट्स के अंदर। ना कोई आतंकवादी कार्रवाई होगी, ना कोई तशद्दुद की वारदात होगी, ना एक दूसरे के साथ में कोई झगड़ा करेगा, कोई बात होगी तो आपसी बातचीत जो है वो चलती रहेगी। ये 2 दिन पहले की बात है और ये सारे चीफ मिनिस्टर वहां मौजूद थे। जब वापस आए, वापस आने के 2 दिन क्या 1.5 दिन बाद रात में शुरू हुआ और ये जंग जो है शुरू हो गई। शर्मनाक इस लिहाज से कि ये 2 स्टेट्स हैं एक मुल्क की, ये ऐसे लड़ रही थी जैसे 2 दुश्मन मुल्क आपस में लड़ते हैं, बिल्कुल जैसे 2 दुश्मन। दिलों की गुंजाइश की बात यह, इससे पहले कि कुछ आपने मालूम होगा आपको और सुनते रहे होंगे, एक बड़ा लंबा डिस्प्यूट है कर्नाटक में और तमिलनाडु के अंदर। दरिया का पानी किसका गुजर रहा है, जो यहां से निकलकर जो जा रहा है वो किसका, वो तमिलनाडु को कितना मिले, इनको कितना मिले कर्नाटक को, कर्नाटक से होकर जा रहा है, ये उसमें से जितना चाहता है रोक लेते हैं। तो वहां के इलाके के अंदर जो है वो पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है। तमिलनाडु के अंदर बहुत मुकदमे हो गए हैं, हाई कोर्ट में भी गया है, सुप्रीम कोर्ट में किया है, सरकारें पड़ी हैं, लेकिन आपस में डिस्प्यूट बाकी है। कुछ जो भी फैसला हो गया बहरहाल अब उसके लिहाज से पानी वो रिलीज कर देते हैं तमिलनाडु को, लेकिन उसमें कभी कभी हो जाती है खिलाफ वर्जी। पानी मेरा या तेरा, ये भी एक मुल्क में लड़ाई थी, एक मुल्क की 2 स्टेट्स के दरमियान। अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, उस बॉर्डर डिस्प्यूट में ये दावे हैं, ये जो हो चुकी जंग और मारपिटाई, इनको 50 लाख रुपए दिए आसाम चीफ मिनिस्टर ने। शहीद जो कुछ हुए हमारे शहीद हैं ये लोग। 3 दिन के शोक का ऐलान किया इनके लिए, ये जो 6 पुलिस वाले इनके मरे, 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया और दावा ये किया, वो
जो उन्होंने बयान दिया, जिस वीडियोस के मौजूद हैं उसके, कि हमारे लोग जरूर मारे गए इनके हमले में, लेकिन हमने एक जगह भी छोड़ी नहीं है जो हमारा जिसका दावा था हम वहीं मौजूद हैं, हिले नहीं है वहाँ से जिस जगह हम पहुँचे थे। हमारी जगह पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, अब हमने जाकर ली है। हम अपनी जगह में गए, इन्होंने कब्जा कर रखा था और अपने अवाम को बताया कि आप फोन करें, इनकी तो हमने बहुत, इनको बड़ा एहसास दिया मरने वालों को, और अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। ये पोजीशन नहीं छोड़ने की क्या बात है इतनी बड़ी जंग के अंदर? पोजीशन नहीं छोड़ने की बातें आप लोग मामूली मामूली वाकयात में देखते रहते होंगे अपने शहर के अंदर। कोई किराएदार और उसमें मुकदमा चलता है मालिक मकान में, और दो भाइयों में मुकदमा चलता है। ऐसा होता है कि वकील मशवरा देते हैं कि कब्जा कर लो पहले, फिर आगे देखी जाएगी जो कुछ भी होगा, चाहे रात को तोड़कर कर लो, कुछ कर लो, गुंडे ले जाके कर लो, उसकी FIR हो जाएगी, हो जाने देना, कब्जा तुम कर लो। उसके बाद जब कोर्ट दखल देती है तो वो कहती है स्टेटस को, यानी जो जहां है बस वहीं रहेगा, इसमें तब्दीली नहीं होगी। तुम्हारे कब्जे में तो तुम्हारे पास रहेगा, चाहे तुमने आज ही कब्जा किया है और वो साबित कर सके वो तो बरसों से वो दूसरा रहता था, अब हमारे कब्जे में है, तो जो जिसके कब्जे में वहीं रहेगा। इसे कहते हैं स्टेटस को। ये मुल्कों की लड़ाइयों में भी होता है। जब कहीं जंग हुई तो UNO जो है वो दखलंदाजी करके फौरन जब जंग रुकवाता है तो कहता है जो जहां है बस वहीं रुक जाए, इससे आगे नहीं बढ़े। अब स्टेटस को फिर बात आगे चलती रहेगी, वो चलती रहे बरसा बरस जमानों तक चलती रहे, तो रेजोल्यूशन पास हो जाए, ये हो जाए, कुछ नहीं होता। जिसका जितना कब्जा हो गया बस वहां रुक जाए, अब आगे नहीं बढ़े, बात खत्म हो गई। अरे भाई कब्जे से पहले की पोजीशन में वापस जाने को क्यों नहीं मजबूर किया जाता? तो ये स्टेटस को ऐसा चल रहा है सारी दुनिया के अंदर। यहाँ भी पोजीशन यही थी कि जब दोनों में जंग है और उसमें कहीं सेंटर आएगा, कहीं कोर्ट्स आएंगी, तो सब ये कहेंगे कि ठीक है बातचीत होगी, फैसले होंगे, पहले तो जो जहां है वहीं रहे, और वो स्टेटस को यानी जो जिस जगह है वैसे ही रहे, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करे। अब ये चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए आगे बढ़ के ये कब्जा करना चाहते हैं। आसाम की बात यह है कि ये आसाम में से 7 स्टेट छोटी छोटी बनी कटकर, और ये इसीलिए बनी कि ये सब मुख्तलिफ कबाइलियों की थी, डिमांड आती रही वहाँ से। पंडित नेहरू के ज़माने से जब वो प्राइम मिनिस्टर से 1963 में नागालैंड को स्टेट बना दिया था, इसलिए भी बनाने में मजबूर थे कि इनको हथियार मिलते थे इनकी सीक्रेट तंजीमों को चाइना से। ये इस वक्त जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं, एक मीजो नेशनल फ्रंट हुआ करता था, मीजो बागी कहलाते थे, जिन्होंने अंडरग्राउंड अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना रखी थी। उस गवर्नमेंट के सदर थे लाल डेंगा उसके सदर थे, और ये इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए ये उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है उस अंडरग्राउंड आर्मी के। ये तमाम लोग जो है ये इसी शक्ल में, फिर उसके बाद एग्रीमेंट हो गए या मुआहदे हो गए, कुछ हुकूमत ने माना, बड़े जमानों के बाद माना। जब से चला रहा है 1960 से, 1960 की दहाई से, और अभी तक कोई मुतमईन नहीं है। आसाम मुतमईन नहीं है कि जितने इलाके काट के दिए गए उसमें से हमारा कितना है और उनको कितना दे दिया। इनमें से एक भी मुतमईन नहीं है कि हमें हमारा इलाका पूरा मिल गया। इस जगह जो बास ट्राइबल जैसे नागालैंड के और मिजोरम के, ये मिलिटेंट है। नागालैंड में भी एक नहीं है कबीला, उन कबाइलियों में कबाइली है। ये तकरीबन 30 के करीब अलग अलग जातियों के कबाइली हैं जो नागालैंड है, ये अलग अलग। अब उसमें जो ज्यादा बड़ी तादाद में है वो डोमिनेट करता है। चाइना बॉर्डर पर है, हथियार इन्होंने चाइना से भी मिलते रहे हैं, इन्हें म्यांमार के रास्ते से भी आते रहे हैं, बांग्लादेश के रास्ते भी आते रहे। बुनियादी तौर पर चाइना सपोर्ट करता था। इससे पहले 1962 में चीन से जंग हुई, अचानक नहीं हो गई थी, वो काफी दिनों से चल रहा था ये कि एक ब्रिटिशर्स जब गए तो बाउंड्री बना गए थे। ये बाउंड्री इधर चाइना है, उनका कब्जा चाइना पे भी था, उनका इंडिया पर भी था, तो वो एक बाउंड्री बना गए थे। एक उसके जो बाउंड्री ड्रॉ करने वाले जो उस टीम के जो लीडर थे उनका नाम था मैकमोहन, तो वो मैकमोहन लाइन कहलाती थी कि मैकमोहन लाइन के उधर का इन है और इधर हिंदुस्तान है। जब ये चले गए तो चीन ने दावा पेश किया कि ये तो उन्होंने बना दी थी, हमारा इलाका जो है वो था हमारा,
वो बहुत सा इनको इंडिया को दे दिया, हमारा इलाका हमें वापस करो। उन्होंने जबरदस्ती वो बना गए थे, उसको हम बॉर्डर या इसको हम इंटरनेशनल सरहद जो है वो तस्लीम नहीं करते। ये आपस में थी, लेकिन फिर कुछ झड़पें हुई जिसमें शायद कुछ इनिशिएशन जो उस जंग का इधर से ही हुआ था इनकी तरफ से, और फिर उन्होंने फुल फ्लेज हमला कर दिया 2 फ्रंट्स के ऊपर। एक उस नेफा पर जहां आज उसका नाम बदलकर आज अरुणाचल प्रदेश है, और एक लद्दाख के इलाके में, यानी बिल्कुल एक कश्मीर से ऊपर इस साइड में, वेस्टर्न इलाके में, एक बिल्कुल ईस्ट में, इन 2 फ्रंट पर उन्होंने हमला कर दिया। वो चंद दिनों की जंग के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा जो है 45,000 किलोमीटर उन्होंने ले लिया, 45,000 किलोमीटर चाइना ने। 1962 की वार में हुआ था। उसी का सदमा पंडित नेहरू बर्दाश्त नहीं कर पाए, और कुछ ही दिनों के बाद उनका हार्ट फेल हो गया, उसी साल जो जंग तो खत्म हो गई थी। बहरहाल ये जो बॉर्डर की लड़ाई है चाइना और इंडिया के दरमियान, ये बॉर्डर की लड़ाई है, ये हुई मिजोरम और आसाम के दरमियान, 2 स्टेट्स के दरमियान। अब ये लड़ाई ये इससे पहले 1985 में, और उससे पहले 1979 में नागालैंड वाले हमला कर चुके हैं। स्टेट बनने के बाद वहाँ नागा मिलिटेंट्स ने, या उसमें आसाम वाले कहते हैं उनकी पुलिस भी थी, वो कहते हैं नहीं पुलिस नहीं थी हमारी, कि उनकी पुलिस और कबायली जितने थे उन्होंने हमला किया और बहुत से पुलिस वालों को मार दिया, बहुत सी पब्लिक को भी मारा, इनसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मारे थे। ये 2 मरतबा पहले हो चुका है, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ कि दोनों तरफ से बराबर की जंग चल रही हो, और दोनों चीफ मिनिस्टर एक दूसरे से बात कर रहे हैं 3 घंटे। वो इत्तला लगातार अपनी बातचीत की, अपने कन्वर्सेशन की प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को भेज रहे हैं। सीआरपीएफ की चौकी से भी उन्हें इत्तलात मिल रही हैं। इसे रोका क्यों नहीं किया, दखलंदाजी क्यों नहीं हुई फौरन, खाली वेट एंड वॉच, अच्छा देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा, आसाम के चीफ मिनिस्टर ने, कि डायरेक्ट दिन में, उस वक्त तो रात में इमरजेंसीज है, दिन में उनके फोन आए इनके पास भी उनके पास भी कि दोनों आपस में बातचीत कर लो। अब दूर बैठ के दिल्ली से ये मशवरा कि दोनों आपस में बातचीत कर लो। बातचीत तो इनकी 2 बजे से 5 बजे तक चली रही थी, और उसके बाद फिर वो बातचीत एक तरफा रह गई और टूट गई। तो इसे कौन तय करेगा, या तो सेंटर तय करेगा, या सेंटर पूरी ताकत से इसको रोके और उसके बाद अदालतें तय करें, और जो तय हो, कमीशन बैठ हो, वो भी लंबे नहीं जाए। कमीशन बिठा दिया, अब मालूम हुआ कि 10 साल तक गायब, वो कुछ दिनों के अंदर अंदर ईमानदाराना फैसला भी ईमानदारी का हो, ईमानदाराना फैसला करें, और फिर उसके बाद सरहद तय कर दें। लेकिन सरहद तय कर देना कि मेरी बाउंड्री यहाँ पर है या वहाँ पर है, ये 2 सूबों के दरमियान में अगर होगा, और डिस्प्यूट है, क्योंकि वो कबायली है तो जंग वहाँ हो गई। हरियाणा और हिमाचल के दरमियान में बाउंड्री डिस्प्यूट मौजूद है, हिमाचल का और लद्दाख के अंदर जो है वो आपस में बाउंड्री डिस्प्यूट मौजूद है आज भी। बस ये अलग बात है कि यहाँ हमले नहीं होते एक दूसरे के ऊपर। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बाउंड्री डिस्प्यूट मौजूद है। ये शहर उनको दे दिया, कल्चर तो हमारा है, तहजीब हमारी है, सब हमारी जबान बोली जाती है, आपने इस स्टेट को दे दिया। वहां भी यही झगड़ा है। 1875 में ब्रिटिशर्स ने ये बाउंड्रीज बनाई थी। उस 1875 में सन 1875, ये मैं खाली मिजोरम की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने वहाँ के जितने कबायली हेड थे उनसे बैठकर बात की थी, उनसे मशवरा लिया था, उनकी राय जानी थी, और उसके बाद बाउंड्रीज बनाई थी, वो मुतमईन थे। फिर उन्होंने ही जो कुछ भी उनकी सियासी इसके अंदर जरूरत रही हो पॉलिटिकल, खुद ब्रिटिशर ने 1933 में वो बाउंड्री चेंज कर दी। इसमें किसी से मशवरा नहीं लिया उन्होंने, जो उसमें इन्वॉल्व है या वो जो ट्राइबल्स हैं उनसे कोई मशवरा नहीं हुआ। और पहले जो बनाई थी उनके बहुत से इलाके इधर आसाम में शामिल कर दिए। झगड़ा आज तक उसका चला रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी 1933 की बाउंड्री को कायम रखा। झगड़ा आज तक ये चला रहा है कि जैसे चीन का था, ये तो अंग्रेज कर गए थे, वरना हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है, हमारा इलाका था। यही ये कहते हैं, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारे लोग, हमारी भाषा, हमारा इलाका है, आपने दे दिया आसाम को। ये झगड़ा कल्चर से नहीं या तहजीबों में इस दर्जे का होता है कि आपस में एक दूसरे को जान से मारने लगे। एक ही मुल्क के शहरी, दोनों एक मुल्क के शहरी, लोग नहीं मारने लगे, इनकी पुलिस मारने लगे, इनके चीफ मिनिस्टर दोनों अपनी अपनी पुलिस की हिमायत करते हो।
उनका कहना यह है कि इन्होंने रात को एक 200 लोग आईजी और एसपी के साथ की कमांड में 200 आसाम के पुलिस वाले घुसे थे। अब घुसे कहाँ से थे इसे भी देख लीजिए। वहाँ ये जितनी स्टेट बनी है इन सब में जाने का रास्ता आसाम से होकर गुजरता है, और आसाम की भी एक छोटा सा शहर है कछार। इस कछार तक जाते हैं, फिर कोई नागालैंड की, कोई उधर जाता है मिजोरम की तरफ जाता है, कोई मणिपुर की तरफ जाता है, कोई आइजवाल की तरफ जाता है, कोई बांग्लादेश की तरफ जाता है, बांग्लादेश की तरफ मिलेगी। और ये अलग अलग स्टेट्स की तरफ 5-6 स्टेट्स की तरफ वहाँ रास्ता पहाड़ों में से होकर है, नहीं चूंकि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ तक जाना पड़ता है, फिर यहाँ से उल्टे जाते हैं इन सारी स्टेट्स में। दाखिले का रास्ता है इन सारी स्टेट्स में दाखिले का ये कछार, और बांग्लादेश से सरहद मिल रही तो बड़ा सेंसिटिव इलाका है। अच्छी खासी तादाद यहाँ बंगालियों की है इस इलाके के अंदर। आसाम में बंगाली बहुत रहते हैं। अब इस कछार से जब मिजोरम में जाते हैं, ये सब कुछ अगर इसको रोक दिया जाए, कछार पे अगर ट्रैफिक को रोक दिया जाए तो ये सारे लोगों के पास किसी तरह की कोई खाने पीने का सामान और जरूरतों का सामान नहीं पहुंचेगा। इस कछार से अगर ट्रैफिक जिस तरफ कभी रोक दिया जाए, कर दिया इन्होंने, इसे ब्लॉकेट कहते हैं। वो कह रहे हैं खाने पीने सब चीजें रोक दी हैं, आसाम गवर्नमेंट ने ब्लॉकेट कर दिया, उनका इल्जाम आ रहा है मिजोरम वालों का। इस ब्लॉकेट को फौरन खुलवाइए, और वो भी डिमांड कर रहे हैं सेंटर से कि ब्लॉकेट फौरन खत्म करवाइए। ये जो है आसाम चीफ मिनिस्टर वो कहते हैं हमने कोई ब्लॉकेट नहीं किया। ये तो खुद जो मर्चेंट्स हैं, सामान बेचने वाले और ट्रक ओनर्स, ये नहीं जाना चाहते, उस इलाके के अंदर नहीं जा रहे। इन्होंने डायरेक्टिव जारी किया। ऐसा होता है ना कि किसी मुल्क के अंदर किसी अमेरिकन एम्बेसी के खिलाफ एहतजाज हुआ या हमला भी हो गया एक आध, तो फिर अमेरिका एडवाइजरी भेजता है अपने नागरिकों को, अपने शहरियों को, कि हमारे शहरियों को मशवरा ये है कि ना तो कोई नया वहाँ जाए, कोई अब टूरिस्ट वहाँ भी नहीं जाए आजकल, और जितने हैं किसी तरीके से निकल आए वहाँ से। ये डायरेक्टिव दिए जा रहे हैं इंडियन स्टेट्स के अंदर। आसाम गवर्नमेंट डायरेक्टिव जारी किया है अपने आसामी शहरियों के लिए कि कोई उस तरफ न जाए उनके इलाके के अंदर, और कुछ वहाँ हो कोई तो फौरन निकल आए वहाँ से। ये बिल्कुल जैसे 2 मुल्कों के अंदर हुआ करता है, वो इन 2 स्टेट्स के दरमियान में पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कम से कम हिंदी वाला, उसने बिल्कुल ब्लॉक किया इस खबर को, रोका लोगों तक पहुंचने से, जो सबसे ज्यादा जिसे लोग देखते हैं। इतनी बड़ी खबर है और इतना हंगामा जिसमें हिली भी है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब ये हुआ कि पूरी दुनिया से आ रही है खबर और यहाँ के भी कुछ चैनल दे रहे हैं, तो मजबूरन उन्हें भी कुछ लाना था। तो जी टीवी लेकर आए कि ये असल में बांग्लादेश से जो बंगाली आए हैं ना, ये उनकी वजह से सारा घपला हुआ है। इसे भी कम्युनल टर्न दिया, यानी ये कोशिश की गई कि कोई खास बात नहीं है, हुकूमत के सब कंट्रोल में था, लेकिन सारी गड़बड़ तो घुसपैठिए कर रहे हैं। और ये सब बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, कछार में है बंगाली बोलने वालों की या बंगालियों की अच्छी खासी तादाद। अच्छा, कछार से जब मिजोरम में दाखिल होते हैं तो वहाँ जो पहला शहर है या पहली बस्ती है वो है वेरंगेटो। वो वेरंगेटा जो है वो वहाँ पे घुसे थे कछार से, इनके 200 लोग, उनके कहने के मुताबिक। पब्लिक इकट्ठी हो गई तो पब्लिक पे लाठीचार्ज किया इनकी पुलिस ने, और उसके बाद फिर ये बात को जंग शुरू हो गई। जंग शुरू में होने पे इनका कहना है हम आज तक वहीं हैं, इनका कहना है हमने भगा दिया, जैसे दावे होते हैं 2 अलग अलग मुल्कों के अंदर। ये तो एक अफसोसनाक सूरत हाल। लेकिन हमें ये देखना होगा और ये सोचना होगा ये क्यों हुआ, कैसे रोका जा सकता था। सेंटर की हिम्मत नहीं पड़ी दखल देने की। मसला ये है, इतने ज़माने के बाद स्टेट की हुकूमतें कायम हुई, चाहे बहुत छोटी थी, इन 8 में सबसे छोटी है मिजोरम, लेकिन बड़े ज़माने तक ये बागी रहे, अंडरग्राउंड तहरीकें रही। और वही वेरंगेटो के में एक बहुत बड़ा, इन्होंने बहुत मॉडर्न एक एंटी इंसर्जेंसी एक स्कूल या उसे कहने इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। उसके फ्रंट पर लिखा हुआ है कि गोरिल्ला वार का जवाब गोरिल्ला वार से। तो उनको वहाँ फौजियों को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि इन लोगों से कैसे लड़े। ये एंटी इंसर्जेंट ग्रुप्स कहलाते हैं। आपको याद होगा जब कश्मीर के ऊपर मैंने खुतबा दिया था तो उसमें भी इन लोगों का जिक्र दिया था एंटी इंसर्जेंट कि इनको किस बला की पावर्स दी गई और फिर इन्होंने कितने जुल्म किए वहाँ पर, और आर्मी भी दरमियान में इनके दखल नहीं देती। यहाँ किस दर्जे तक इनकी पावर है मुझे नहीं मालूम इस यहाँ।
और ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी अगर कोई छापामार हमले कर रहा है तो उसे रोकने की, लेकिन वो लोग ऐसे तो नहीं हो कि फिर लोगों पे, शहरियों पे जुल्म शुरू कर दें। एक चीज और बस हालात को बताने में फिर मैं वो चीजें रखना चाहूंगा कि मतलब ठीक होने का हल क्या है, चाहे हमको कोई माने चाहे ना माने। कश्मीर के लिए भी हमारे पास एक हल है, मुझे यकीन है 100% कि वो कामयाब होगा, लेकिन सियासी हुकूमतें नहीं मान सकती। असम और नागालैंड के बीच में एक वो हुआ करता था, एक जंगल, रिजर्व फॉरेस्ट, असम और नागालैंड के दरमियान। एक तरीके से वो बफर था कि वो इधर ये इधर, और बड़े घने जंगल था। आज भी वो रिजर्व फॉरेस्ट कहलाता है, पेड़ वेड़ नहीं है वहां पर। कभी जाके ये अपनी चौकी उसके अंदर बना लेते थे नागालैंड वाले, तो वो बिल्डर आ जाते थे या बड़े बड़े मर्चेंट को स्मगलर आ जाते थे, वो अपने नोट वोट देके सब जंगल काट के ले जाते थे। कभी इनकी चौकियां आगे बढ़ जाती थी आसाम वालों की, तो बिल्डर इन्हें कांटेक्ट कर लेते थे, और वो जो बड़े बड़े वहाँ के तस्कर हैं और स्मगलर्स हैं वो इन्हें कांटेक्ट कर लेते थे, इन्हें नोट वोट देते थे, जंगल काट के ले जाते थे। वो रिजर्व फॉरेस्ट नाम का मैदान है, अब आज भी रिजर्व फॉरेस्ट कराता है, वो फॉरेस्ट कुछ नहीं बचा। वो सब इन दोनों हुकूमतों के जो अधिकारी माल खाते रहे, उसमें वो जंगल से मैदान बन गया। अब ये एक तरीके से वो समझ ले कि दोनों के बीच का बॉर्डर है, वहां पर भी सेंट्रल की चौकियां हैं, लेकिन टेंशन सबके अंदर बरकरार से बहुत अच्छे ताल्लुकात किसी जगह नहीं है। ये जो आके उन्होंने होम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि सब कुछ यहाँ पे अमन है, उसकी कलई तो 2 दिन में खुल गई उनके ऐलान के बाद, और बाकायदा एक जंग हो गई। इसमें बड़ी अहम बात जो है वो ये है कि ये जितने भी ट्राइबल्स हैं, और ट्राइबल तो जाने दीजिए, मॉडर्न इलाकों के अंदर हो, जो कोई भी इलाका जहां पर एक जैसे कल्चर के लोग रहते हो, वो अपनी तहजीब को बदलने की इजाज़त नहीं देते। बंगाली अपनी तहजीब को बदलने की इजाज़त नहीं देते कि हमारे बंगला कल्चर को ख़त्म कर दिया जाए, वो उस पर फख्र करते हैं। ऐसे ही कन्नड़ हैं, ऐसे ही तमिलनाडु हैं, ऐसे ही केरल के अंदर हैं, ऐसे ही कश्मीर में हैं, ऐसे ही पंजाब में हैं। ये अपने कल्चर को बदलना पसंद नहीं करते कि हमारा कल्चर, हमारी तहजीब बदली जाए। ज़्यादा बड़ा इलाका हमारा हिंदी बेल्ट का है इधर नॉर्थ में, और ये सारी फिर उसके बाद इससे जुड़े हुए साउथ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी और नॉर्थ में भी, चारों तरफ वो हैं जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं। हिंदुस्तान से ज़्यादा डाइवर्स कल्चर दुनिया में किसी और जगह नहीं है। यहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाने वाली दुनिया में किसी और जगह नहीं है। इनका अगर इत्तेहाद रह सकता है तभी रह सकता है कि जब इनके कल्चर्स को छेड़ा नहीं जाए, और उसके बाद फिर नेशनलिज्म का मतलब खाली ये हो कि हम एक मुल्क हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उनके दाखिली मामलात में, उनके अंदरूनी मामलात में मैक्सिमम उनको आज़ादी दी जाए, आप अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करिए, हम दखल नहीं दे रहे। डिफेंस की बात हमारी है, फाइनेंस की बात हमारी है, दूसरी और बहुत सी चीज़ें हमारी हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंटरनल खुद मुख्तारी दी जाए अंदरूनी। ये जुड़कर तभी रह सकते हैं। कश्मीर जो खराब हुआ वो इसी से खराब हुआ है कि वहाँ लगातार शेख अब्दुल्ला के दौर से कभी फेयर इलेक्शन नहीं होने दिए जाते थे, लोगों का एतमाद उठ गया। अब ये आउटसाइडर्स कहते हैं, बाहर वाले, ये नागा और मिजोबी ने बाहर वाला कहते हैं इंडियंस को, बाहर वाले। ये बाहर वाला की स्पिरिट कहाँ से आई, ये लफ्ज़ कहाँ से आया? आउटसाइडर्स। और आउटसाइडर्स तो अभी इलेक्शन हुआ बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी की जो सारी कैंपेन थी वो इसमें थी कि बाहर वाले आके स्पीचेस दे रहे हैं यहाँ पर। जब मोदी जाते थे, जब प्राइम मिनिस्टर, जब अमित शाह जाते थे, बाहर वाले लोग, हमारा बंगाल, हमारा अपना कल्चर है, तो ये इनमें भी है कि इन्हें बाहर वाला कहते हैं। ये ज्यादा बड़ा है सबसे, ये इलाका जो हिंदी बेल्ट कहलाती है। इस हिंदी बेल्ट ही के अंदर सबसे ज्यादा जिनका होल्ड है, यानी हमारे यहाँ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है आरएसएस, तो इनका इस हिस्से में सबसे ज्यादा होल्ड है। थोड़ा थोड़ा सा बढ़ गए सब तरफ, लेकिन बहुत दिनों में बढ़ सके और बहुत थोड़ा थोड़ा सा बढ़े। दिक्कत सारी ये है कि उनको ये महसूस होता है कि ये हमारा कल्चर बदलना चाहते हैं, हमारे कल्चर में तब्दीली चाहते हैं, और ये जो इनका कल्चर है उसे हमारे ऊपर ये नाफिज करना चाहते हैं और थोपना चाहते हैं। इनकी समझ में नहीं आता उनकी शिकायतें क्या हैं, नक्सलियों की समझ में नहीं आ रहा है इनको, आज तक नहीं समझ सके। शिकायत उनकी है कि हमें यहाँ पर अंदर की आज़ादी दे दो, मुल्क से अलग नहीं हो रहे, लेकिन हम अपनी जगह को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं।
आप जब घुसते हो तो आप अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करते हो, चाहे वो तालीम के अंदर हो, चाहे वो बिल्डिंग्स के अंदर हो, और चाहे वो दूसरी पहनावे दूसरी चीजों के अंदर हो। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आप अपना कल्चर घुसाते हैं, ये उनकी शिकायत है। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूरे मुल्क की सबसे बड़ी ये है, आरएसएस की सबसे बड़े इलाके ही में इसके सबसे ज्यादा असरात भी। अब इन इलाकों में जब वो दाखिल होनी शुरू हुई और हुई, तो ये तो वो खुद बताते रहे कि हमने तो बहुत से कबायलियों को ठीक कर दिया, हमने बहुत से कबायलियों को वापस रिकन्वर्ट करके इंडियन बना दिया। ईसाइयों ने काम किया था, क्रिश्चियन हो गए। अब इन्होंने बाकायदा काम किया इन सब जगहों पर, सब तरफ के, चारों तरफ के, जिन्हें वो कबायली कहते हैं, सिवाय इसके कि कश्मीर में नहीं कर सके। बाकी सब जगह पर इन्होंने अपना, कश्मीर में भी, जम्मू के इलाके में बहुत ज़बरदस्त काम किया, तो उधर वैली में नहीं कर सके जाहिर। तो ये जो कुछ इन ट्राइबल्स के साथ में हुआ, इसे वो कभी उन्होंने पसंद नहीं किया। ये अलग बात है कि सियासत के अंदर ऐसा होता है कि इलेक्शन जो दिए जाते हैं वो खाली इससे नहीं किए जाते कि पब्लिक क्या चाहती है, वो उनके हेड होते हैं कबायलियों के, उन्हें तोड़ दिया जाता है तो वोट देते हैं। ऐसा नहीं कि वो सब के फेवर में होते। ये यहाँ पर भी होता है, गांव-गांव के अंदर बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि जो प्रधान ने कह दिया या किसी के ग्रुप लीडर ने कह दिया वो उनके साथ हो गए, इनको ऑब्लाइज कर दिया गया जिनके हाथ में वोट्स हैं। तो अब इस वक्त की पोजीशन तो ये थी कि इन सारी स्टेट्स से या तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी और या बीजेपी के कोलैबोरेशन से गवर्नमेंट बनी हुई थी। आसाम में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, मिजोरम के अंदर हुकूमत तो उनकी है, मिजो पार्टी की, लेकिन हुकूमत में ये भी शरीक है, बीजेपी भी शरीक है, दोनों के कोऑर्डिनेशन से जो है वो सरकार बनी। तो अब ये दोनों जगह सरकार भी अपनी, सेंटर में भी अपनी सरकार, उसके बाद ये जंग हो रही है, सेंटर को इत्तला भी पहुंच रही है, रोक नहीं पा रहे। भाई फौरन ऑर्डर आता, सीआरपीएफ की बटालियन बड़ी तेजी के साथ में मूव करती, इवन आर्मी भी आसपास कहीं डिप्लॉयड होती तो उस जगह पहुंच जाती और जल्दी से जो सही है उसे कर दिया जाता। वो क्विक एक्शन नहीं हुआ, ये सोचते रहे करें क्या, इसलिए कि बड़े सेंसिटिव इलाके, ये बहुत से हसास इलाके हैं। फिर बिगड़ गए लोग, तो इतने ज़माने से तो आज तक बातचीत चल रही है 1960s से, अब अगर बिगड़ गए तो कहीं हाथ से नहीं निकल जाए, ये चीज़ कश्मीर में नहीं सोची उन्होंने। बहरहाल कि अगर बिगड़ गए तो कहीं हाथ से न निकल जाए, ताकत से नहीं दबाया जा सकता ज़्यादा अरसे तक, लेकिन नहीं आती समझ में। फिर एक चीज़ मैं सिर्फ और बताना चाहता हूँ, फिर मैं क्या होना चाहिए मैं उसे रखूँगा कि ये जो CAA NRC था, ये बुनियादी तौर पर आसाम के लिए लाया गया था, इन सारी रियासतों के लिए लाया गया था। ये बाकी पूरे मुल्क के लिए तो ऐलान बाद में किया गया, उसके अंदर अलग पॉलिटिक्स है, सियासत की पूरे मुल्क के लिए ऐलान करने में, लेकिन वहाँ के लिए लाया गया। अच्छा, वहाँ पर ये जब दोनों को लाया गया तो उसमें ये हुआ कि आए हैं बांग्लादेश से बहुत बड़ी तादाद में लोग, लेकिन उसमें हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है। बांग्लादेश से आने वालों में बड़ी तादाद हिंदुओं की है जो बांग्लादेश से इधर आई इंडियन साइड के अंदर। अब जब वो ये NRC CIA जो है ये इसलिए लाया गया कि हिंदुओं को रोक लेंगे, मुसलमानों को हम गैर मुल्की कह के निकाल देंगे यहाँ से। इन कबायलियों में से किसी में हिंदू मुस्लिम भावना नहीं है, किसी एक जगह उनको इससे मतलब ही नहीं हिंदू है या मुसलमान है। वो तो कहते हैं हिंदू अगर बंगाली है हटाओ यहाँ से, निकालो, या बंगाली ना भी हो, पुराना आसामी है, निकालो यहाँ से, हमारे इलाके में नहीं घुसे। उनको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब ही नहीं। इस चीज़ को भी गलत गेज किया, ये समझे थे कि इससे वो खुश हो जाएंगे, खुश नहीं हुए। इलेक्शन जीतना अलग बात होती, इलेक्शन का तो रिकॉर्ड ये रहा है इन सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, थ्रू आउट ये रिकॉर्ड रहा है, वहां से नेहरू, इंदिरा गांधी से लेके यहाँ तक, कि ये देखते हैं सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, ये उसके साथ हो जाते हैं। इसलिए कि एड लेनी है, बहुत सी चीज़ें लेनी है, अगर नहीं हुई तो मर जाएंगे। बिल्कुल छोटी छोटी स्टेट हैं, लैंड लॉक्ड हैं, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे अगर इनके साथ में नहीं चले। अभी आज सेंटर में हुकूमत बदल जाए, यहाँ सब जगहों पे जिस जो हुकूमत आएगी वहाँ उनकी सरकारें सब जगह हो जाएंगी फट से अगले इलेक्शन। तो इनका ये रिकॉर्ड रहा है, इसलिए है। लेकिन CRA और NRC की जमकर मुखालिफत की आसाम और इन सारे लोगों ने, अगर नहीं चाहिए ये जो कुछ आप फार्मूला दे रहे हैं, ये इन्होंने उसको खाली कम्युनल बेसिस पे रखा था कि हिंदू खुश हो जाएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने तस्लीम किया था वहाँ के लोगों ने। तो ये मैंने एक सीन रखा आपके सामने। अब जब भी मैं किसी हल को पेश करता हूँ या मैं कहता हूँ क्या हल होना चाहिए, मैं तो कुरान से मालूम करता हूँ, मैं उनकी अकल के बराबर थोड़ी। कितने बड़े बड़े इसके ऊपर थिंकर्स और कितने बड़े बड़े दिमाग जो हैं, थिंक टैंक,
वहाँ से 1960 से यहाँ तक लगे रहे, दुनिया के बहुत बड़े सियासत के माहिर, दुनिया के बहुत बड़े डिप्लोमेट, दुनिया के बहुत बड़े कबायली मिजाज को जानने वाले सब स्टडी किए हुए, और आज तक इन इलाकों के टेंशन ख़त्म नहीं हुए, और अब एक दूसरे के इलाके पे दावे ख़त्म नहीं हुए कि ये हमारा है या उनका है, हमारा है या उनका, ये सब स्टेट्स में आपस में झगड़े। हरियाणा और हिमाचल में तो जंग नहीं होगी, हाँ क्लेम बाकी है, चाहे जैसे तय हो, दावे बाकी हो, लेकिन इनके अंदर ये है कि ये वो लोग हैं जहाँ मिलिटेंट रहे हैं, और यहाँ और फिर ये कि बॉर्डर इलाके हैं, चाइना से मिले हुए हैं, चाइना पहले भी हेल्प करता रहा है, हाथ से ना निकल जाए। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिक्र इस बात की भी है, इसलिए ये नहीं कर सकते खटसे के सबसे छोटी स्टेट है, इन्हें डांटा पड़ दे, वहाँ से बैठ के वहाँ से वो मशवरे देते रहे, भाई आपस में बातचीत करके तय कर लो। अब फिर अपने प्लान बनाएंगे, वहाँ टेंशन बना हुआ है, सीआरपीएफ की बहुत सी बटालियन भेज दी गई हैं जो दोनों को अलग अलग रखे हुए हैं। ये सब उस वक्त पहुँचनी चाहिए थी जब इनको रात में ट्वीट किए जा रहे थे, जब जंग शुरू नहीं हुई। बहरहाल आप पहुँच गई हैं, और अब यह है कि वह टेंशन लगातार ज़बरदस्त बाकी है, दोनों जगह ज़बरदस्त टेंशन। मैं ये कह रहा था कि हल की बात, जहाँ इतने बड़े बड़े दिमाग हैं और इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं हल बताऊँ, लेकिन असल बात यह है कि इन सबको जिसने दिमाग दिए हैं, और उन दिमागों में अच्छी तरकीबें भी होती हैं, उन दिमागों में खुराफातें भी होती हैं। उन दिमागों के अंदर ये भी देखना होता है कि किसका इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। ये वो उन मफादात से ऊपर नहीं उठते वो दिमाग, उनके हल, और जिसने उनको दिमाग दिया था एक उसका हल है। और उसने ये कहा कि हमने तो इसमें तुम सबका जिक्र किया है, अपने जिक्र से बचकर मत निकलो। बहुत दफा आया सुना चुका हूं, आप इस वक्त नहीं रख रहा, अपने जिक्र से बचकर मत निकलो। ये तो हमने तुम सबका जिक्र किया, इसके अंदर जिक्र ऐसे ही होता है, वाकयात वही होते हैं, किरदार बदल जाते हैं। वही वाकयात है कि नाम बदले हैं, खाली नाम तब भी नहीं लिए गए थे उस वक्त के लोगों के। जब हम कुरान को, आज के माहौल को, आज के दौर को, आज के मसाइल को, आज के इश्यूज को सामने रखकर गौर करेंगे कि इन आयात का क्या मतलब है, तो वो आपकी आज के हालात में रहनुमाई करेगा, वरना वो यही बताता रहेगा पहले ये सही था या ये गलत था जब ये आयत नाज़िल हुई थी। तो बहरहाल कुरान ने कहा क्या ये नास, है दुनिया के इंसानों सबको खिताब किया, खाली ईमान लाने वालों को। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, अगला लफ्ज़ अभी नहीं बोल रहा। ए दुनिया के इंसानों, तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया। पहले तो ये चीज, ये स्पिरिट आ जाए कि हमारे भाई हैं, एक माँ बाप से पैदा हुए तो हमारे भाई हैं। उनके मीज़ो के आसाम, मिजोरम के लोगों के, नागालैंड के लोगों के आसामी भाई हैं, आसामियों के वो भाई हैं, एक माँ बाप से पैदा हुए। ये शक्लें अलग होने से, कल्चर अलग होने से ऐसा नहीं होता कि वो भाई नहीं रहे। इसके बाद फरमाया कि ये हमने इसलिए वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, फिर हमने तुम्हें तरह तरह के कबीलों में तकसीम कर दिया, गिरोहों कबीलों में बांटा जब नस्ल बढ़ी। अब ये लोगों की अलग अलग पहचानें हो गई, अलग अलग होता है, जेनेटिक्स के अंदर ही जेनेटिक्स का मौजू है। एक माँ के कभी कभी अक्सर तो बच्चों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है, एक बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल मुकम्मल अलग, फीचर्स कहीं नहीं मिलते, सारे फीचर्स अलग है। ये जेनेटिक्स के अंदर होता है कि वो पीछे किसी कई नस्लों पहले की जीन जो है वो इधर आई होती है, और फिर वो और कई नस्लों बाद फिर आएगा बच्चा। ऐसा ये होते हैं पैदा ऐसे ही। कब ऐसा हुआ कि इनकी जीन्स जो है उनके अंदर चेंजेस आए और अलग अलग कबीले बन गए, अलग अलग शक्ल सूरत के भी, रंग के भी अलग अलग, और अलग अलग ज़ाहिर की जिस जगह रहते हैं कल्चर मिजाज वहाँ के एतबार से होता है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, हमारे निज़ाम ने ये किया कि तुम्हारे ये अलग अलग कबीले और गिरोह बना दिए। लेकिन ये अलग अलग कबीले इसलिए नहीं थे कि तुम आपस में लड़ना शुरू कर दो, किसी एक को दूसरे से सुपीरियर कहना शुरू कर दो। एक माँ बाप की औलाद होने की हैसियत से सब बराबर हैं। ऐसा नहीं कि वो छोटे से थे, वो कहीं चाइना की तरफ भी मिल जाए तो हमने कब्जा कर लिया। असल में तो चाइना वाले भी हमारे भाई हैं, समझा नहीं उन्होंने। पहले तो ये स्पिरिट होती है इनके साथ में भाई होने की, जो छोटे हैं, जिनके पास ज़्यादा ताकतवर है। आसाम बड़ी स्टेट है, तो एक भाई की स्पिरिट होती है साथ में। भाई भाई को कुछ दे सकता है, नहीं दे सकता। ये क्या है, मेरी जमीन और तेरी जमीन, 1 इंच भी नहीं देंगे हम। आपस में मोहब्बत और पीस अगर कायम हो तो। बहरहाल वो फिर उसके बाद कहा कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम,
ये कोई एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है। जिसके अमाल ज्यादा अच्छे हों, जो अल्लाह की नाफरमानी से ज्यादा बचने वाला होगा, वो है तुम में जिसकी फजीलत ज्यादा हो। ये जन्म के आधार पर नहीं है, ये कर्मों के आधार पर। ये जो फरमाया, अब ये एक लफ्ज आ रहा है यहाँ पर कि वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, एक वर्ड है, बहुत कुछ है इसके अंदर, ताकि तुम सबको एक दूसरे की पहचान हो जाए। ये पहचान क्या है? अगर दुनिया के सारे लोग एक जैसे रंग के हो जाए, एक जैसे शक्ल सूरत के, एक जैसे कद के, एक जैसी आवाजों के, एक जैसी सलाहियतों के, तो कोई किसी को कभी पहचान ही नहीं सकता। सब बैठे हुए सामने एक जैसे, क्या समझे कौन क्या है, किसी सब बदल बदल के अपने नाम बता दें। ना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पहचान सकते, ना बच्चे पहचान सकते माँ बाप कौन है। तो अल्लाह ने सबको अलग अलग पैदा किया, इस दर्जे तक अलग पैदा किया कि हर एक के फिंगरप्रिंट अलग बना दिए। इसका भी कुरान में लिखा है फिंगरप्रिंट अलग होता है। इस दर्जे तक आइडेंटिटी हर एक की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट की। उसके बाद फिर इनके बड़े बड़े ग्रुप जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट किए। हर एक इस ग्रुप में तो अलग है एक दूसरे से, लेकिन एक जगह का ग्रुप जो है वो दूसरे जगह के ग्रुप से मुख्तलिफ हो गया। ये ऐसा होता है जैसे लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग होती है। अब आप जाए किसी खास किताब को निकालने की, हिस्ट्री की किताब निकालने जाए तो कैटलॉग देखने वरना मिलेगी नहीं। तो पहले आपको हिस्ट्री की शेल्फ पर जाएंगे, ये एक बड़ा गिरोह है, बड़ा कबीला है हिस्ट्री का, वहाँ वरना वो पता है किधर है, चले जाएंगे उधर। वरना वहाँ तो हजारों या बार जगह तो लाख तक किताबें हिस्ट्री में चले जाए। अब वहाँ बहुत किताबें हैं, बहुत सी अलमारियाँ, उसमें से क्या करें? उनमें से हर किताब एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे तो इतनी तो कॉमन है कि हिस्ट्री की, हर एक तारीख की, लेकिन उनमें से हर एक दूसरे से मुख्तलिफ भी आपस में। तो फिर वो नंबर जो दिया था उसे देखिए, आईडी कह लें उसे हम, जैसे इंसानों की आईडी होती है। तो उस नंबर को उस कैटलॉगिंग के अंदर देखकर और खट से जाके उस किताब को निकाल देंगे। ये है पहचान। ये ना हो तो जिंदगी भर में कोई किताब निकाल ही नहीं सकते। या ये अगर ना हो, ये कैटलॉगिंग ह्यूमन कैटलॉगिंग की थी कि अलग अलग बड़े कबीले, उस कबीले में भी हर एक दूसरे से मुख्तलिफ, लेकिन कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। जन्म के आधार पर सब बराबर होंगे, सब उसके अपने कर्मों की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे से फजीलत रख सकेंगे। एक बात तो ये कही। तो अब पहला हल क्या है? पहला हल तो ये है कि ये जो बड़े हैं ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। जिनके पास भी पावर ज्यादा आ गई, वो जिनके पास ताकत नहीं है, कम है, उनके ऊपर रौब नहीं काटे बड़े भाई वाला, बल्कि उनको बराबर का एहसास दिलाएं कि हम तुम सब बराबर है। बराबर का सुलूक करेंगे तभी एहसास होगा, जबानी से कुछ नहीं होगा। ये तो एक बात हुई। ये आज के हालात में आयत क्या कह रही, इस वाक़े में आयत क्या कह रही, मैं वो बता रहा हूँ। इससे अगली आयत क़ालतिल आराब आमन्ना, ये कबाइली ये कहते हैं, ट्राइबल्स, आराब ट्राइबल्स हैं, कबाइली ये कहते हैं कि हमने मान ली आपकी सरपरस्ती, हम ही मान लिया है, हम रसूल की सरपरस्ती मान ली, सबसे बड़ा ये है। ये कहते हैं हम ईमान लिया है। कुल लम तुमिनू, को नहीं माना तुमने आज तक, वलाकिन कूलू असलमना, तुमने खाली पावर को हमारी देखकर खाली जबानी कह दिया कि हम आपके साथ हैं, एडजस्ट कर लिया कि हम तो, इनसे ये कह दो कि तुमने पावर देखकर एडजस्ट कर लिया, जिसे सर झुकाना कह रहे हो। जो दिल में ईमान की बात होती है वो तुम्हारे अंदर नहीं आया है। तो दिल से उन्होंने ये हालात बयान कर रहे हैं यहाँ के, इस दौर के, ये जो वाक़या हुआ है चंद रोज पहले कुरान उसे बता रहा है। कुल लम तुमिनू वलाकिन कूलू असलमना, अभी ईमान तो तुम्हारे दिलों में भी नहीं घुसा है। नहीं, सही मानों में इन कबाइलियों ने आज तक इताअत कबूल नहीं की है। ये अंडर प्रेशर है, अंडर प्रेशर उन्होंने मान लिया कि ठीक है आप जो कहेंगे हम वो मानेंगे, लेकिन सही मानों में इन्होंने सरेंडर नहीं किया आज तक इन कबाइलियों में से किसी ने। वो चाहे झारखंड के हों, वो नक्सली हों, और वो चाहे इस नॉर्थ ईस्ट इलाके के। और उसके बाद फिर आगे फरमाया वइन तुतियुल्लाह व रसूलहू ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ, तुम सही इताअत कबूल तो कर दो दिल से, फिर देखो कि तुम्हारी कोई चीज जाया नहीं जाएगी, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें दबाकर कुचल कर छोटा बनाकर रखेंगे, लेकिन दिल से कर लो। अब ये दोनों को हिदायत दी है आप, यानी इस आयत को जब हम आज के यहाँ पर रखते हैं इस वाक़े के अंदर, तो ये कुरान की आयत हमें इस दौर के इस मसले का हल बता रही है। पहले नियतें ठीक करनी होगी, लेकिन समझे तो कि कुरान के हल को इम्प्लीमेंट करें। तुम घबराओगे नहीं बड़ा भाई बनकर, सब एक माँ बाप की औलाद है, बराबर का सलूक करोगे, फिर उनको ये इत्मीनान दिलाया जा सके। अब ले आओ इस बात में ईमान कि आपकी पावर है,
हम उस पावर को मानते हैं और जैसा आप कहेंगे वो हम करेंगे। शर्त ये कि ये तब होगा जब उन्हें यकीन होगा कि नहीं उनके साथ पार्शलिटी नहीं होगी। जो ये खाएंगे वही उन्हें मिलेगा, जितनी तरक्की यहाँ होगी उतनी वहाँ भी होगी। जब उन्हें ये यकीन होगा तो दिल से इताअत भी कबूल करेंगे। तो कुरान ने कहा कि ये यकीन दिलाओ इनको कि तुमने अगर सही इताअत कबूल कर ली तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं की जाएगी किसी भी तरह। कुरान की ये दो आयतें इस वाक़े के सिलसिले में जो हुआ है ये कह रही हैं। अब पता नहीं कितने कुरान से मैंने निकाल कर हल बताए हैं मुख्तलिफ इलाकों के लिए, मुख्तलिफ जगहों के लिए। कम से कम आपको कुछ नहीं तो इतना मालूम हो जाए कि ये कुरान का मौजज़ा है कि वो हर दौर के अंदर, हर जगह, हर मौके पे, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कौमें हो, कोई बड़ा वाक़या पेश आता है, कुरान बताता है कि सिर्फ ये कि उसको आज के हालात में रखकर पढ़ लीजिए, बजाय इसके कि ये कहें कि ये कब क्या हुआ था तो कब ये आयत नाज़िल हुई, जिसे हम कहते हैं ज़माने नुज़ूल या शान नुज़ूल। आपका शान नुज़ूल जो है, ज़माने नुज़ूल आज का दौर है आपके लिए, और शान नुज़ूल आपकी ज़रूरतें, आपके मसाइल, ये शान नुज़ूल है। कुरान आज भी नाज़िल हो रहा है, हर दौर में नाज़िल होता चला जाएगा, अल्फाज नहीं बदलेंगे, एक लफ्ज़ भी, एक हर्फ भी नहीं बदलेगा, नुज़ूल जारी रहेगा क़यामत तक। यह है कुरान का मौजज़ा। वो मानी का नुज़ूल होगा, हर दौर में अप्लाई होगा, हर दौर के अंदर अपने मुख्तलिफ आयात मुख्तलिफ अंदाज में गाइडेंस देंगे। अल्फाज वही हैं और गाइडेंस देती चली जा रही है मुख्तलिफ तरह के हालात के ऊपर। आपने कभी सोचा कि मीज़ोरम और आसाम में जो गड़बड़ है कुरान उसके लिए क्या हल पेश कर रहा है? कुरान, बात ये नहीं कि सियासी लोग क्या हल दे रहे हैं। तो बहरहाल ये कुरान का मौजूदा है। हल तो सिर्फ ये है कि दोनों को समझना होगा, उनको सच्ची इताअत कबूल करनी होगी। वो सच्ची इताअत जब कबूल करेंगे जब ये उनको बराबर का स्टेटस देंगे, ईमानदारी से, उसमें सियासत नहीं है, और बराबर का दर्जा देंगे, और ये मानेंगे कि ये सब हमारे भाई हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, एक माता पिता की सब संतान हैं। तो ये बहरहाल एक इतना खतरनाक वाक़या हुआ। आगे क्या निपटेगा, कितने दिन तक डिस्टर्ब रहेगा, ज़बरदस्ती वहाँ पर आर्मी और पुलिस चौकी उठाकर लोगों को अलग अलग तो किया जा सकता है, दिल नहीं जोड़े जा सकते। जब तक दिल नहीं जुड़ते, फिर एक बात और खाली बड़ी अहम बात है, इस्लाम देखिए, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, तुम्हें अलग अलग कबीले बनाया है, तुम्हारी पहचानें अलग अलग है। ये आयत ये बता रही है कि तहजीबों में छेड़छाड़ मत करना, लोकल कल्चर को क्यों बदलते हो? इंडोनेशिया में इस्लाम आ गया, नहीं बदला लोकल कल्चर। मलेशिया में इस्लाम आ गया, नहीं बदला लोकल कल्चर, अरब कल्चर नहीं आ गया वहाँ। वो कहते हैं हमने अपना दीन जो है सही दीन पर आ गए, दीन बदला है, हमने अपनी तहजीब नहीं बदली। अब जो भी इस्लाम, अब एक इस तरह के बहुत से ग्रुप खड़े हो गए जो इस्लाम को समझ कर आए या कबूल कर ले, उससे उसको एक खास हुलिया दें, खास तरह के कपड़े दें कि अब ये तुम्हारा कल्चर है। कुरान कहता है नहीं है कल्चर, इन चीज़ों में कल्चर नहीं है। कुरान ने जो हिदायत दी है कल्चर तो उनमें है। खाना कैसे एक दूसरे को भाई मानेंगे, कैसे खाना खाएंगे, कैसे हम दूसरे का पेट भरेंगे, किस चीज़ों का ख्याल रखेंगे, कल्चर ये है। ये कल्चर नहीं है कि कपड़े कौन से पहन रहे हैं, ये कल्चर नहीं कि खाने क्या खा रहे हैं, किस किस इलाके क्या पसंद है, ये कल्चर नहीं कि शक्ल का लोटा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कल्चर नहीं, ये इलाकाई कल्चर है। इस्लाम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं, हर कल्चर इस्लाम का कल्चर है, जितने भी है। कल्चर जब भी बदलोगे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो कुरान ने कहा हमने तुम्हें तकसीम किया है मुख्तलिफ कबीलों के अंदर, मुख्तलिफ गिरोहों के अंदर, लितारफू, पहचान सको एक दूसरे को। ये नहीं कि अपने जैसा बना लो, लोकल कल्चर को कहो कितना ये तुम्हारा बदल के ऐसा हो जाए। तो जब भी कल्चरल आइडेंटिटी इंसिस्ट की जाएगी, इस्लाम कहता है नहीं की जाएगी, कर रहे हैं मुसलमान, करते हैं। आप क्यों नाम बदलते हैं? हिंदी नाम था अगर बड़ा अच्छा तो क्यों उसको कोई अरबी नाम रख देते? अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम ने तो नहीं कहा था कि बदल देना। तो बहरहाल कोई कल्चर मत बदलिए, ईमानियात बदलती हैं, उनके अखलाक बदलते हैं, उनके मामलात कैसे आपस में एक दूसरे से करेंगे, इस्लामी कल्चर है। ये नहीं किसी कोई चीज़ नहीं पसंद है तो ज़बरदस्ती ज़रूर खाए हो, किसी को कुछ पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, पहनावा कैसा पसंद है होने दीजिए, सब इस्लामी है। जब भी ये थोपा जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं। यहाँ जिन लोगों ने, इस्लाम तो हमेशा फैलता रहा है, बुरे दिनों में भी फैला, मुसलमानों के अमाल बुरे हुए तब भी फैला, अब भी फैल रहा है। अमाल बुरे होने के बावजूद इसलिए कि जो मुताला कर लेते हैं, कुरान उन्हें ब्रेन वॉश कर देता है। ये मुसलमान के बस के नहीं ब्रेन वॉश करते, कुरान कर देता है ब्रेन वॉश। वो तो कहते हैं इससे हटकर नहीं जा सकते हम, तो ये, लेकिन उसको फिर फौरन पहुंच जाते हैं
आपके लोग फौरन पहुंच जाते हैं, देखो तुम्हारा हुलिया ऐसा होना चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, नहीं तो इस्लाम में नहीं आए, तुम अभी गैर मुस्लिमों की तकलीद में हो, इस्लाम तुम्हारा पूरा ही नहीं हुआ, नाम बदलो सबसे पहले। तो ये सारी चीजें जो है इस्लाम कहता है उनका कल्चर रहने देना। हमने अलग कबीला बनाया है, हमने अलग पहचान बनाई है, ये पहचान तुम्हारी होती रहे एक दूसरे से। ये इसलिए लोगों को मुख्तलिफ बनाया था, मुख्तलिफ रहने दो, अकीदा एक हो, ईमानियात एक हो, अखलाक एक हो, इताअत के अंदर जो चीज़ों की जरूरी वो सब एक होने चाहिए। ये है इत्तेहाद की बुनियाद। इत्तेहाद की बुनियाद यही बनेगी कि बुनियादी चीज़ें उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दें, उनको उनकी तरह रहने दें, उसमें दखल ना दें, उन पर अपनी तारीख भी नहीं थोपें, उन पर अपना कल्चर भी नहीं थोपें, उनको उसी में तरक्की करने दें। फिर उनसे कहें क्या क्या तरक्की चाहते हो, वो हम उन्हें देते चले जाएं, तब कोई अमन होगा। वरना ये सारी रियासतों में एक में कुछ हिस्से में और दूसरे इलाकों में कुछ ज़्यादा हो सकती है, तो ये टूटने की चीज़ है। बहरहाल कुरान ने ये हम रखा, उसमें बहुत सी बातें मुसलमानों के अपने लिए भी समझने की थी जो मैंने आज रखा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, और मालूम नहीं कब उन लोगों की समझ में आएगा कि कुरान हमारे मसाइल का हल देता है। बारक अल्लाह लना व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व तआला जवाब।